हेलो हाय फ्रेंड्स, 21 जनवरी 2024 में जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उसमें का सीडीपी करेंगे। यहाँ पर देखिए सॉल्व पेपर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेना और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती हैं। डैश को प्रदर्शित करता है। यह लैंगिक रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है कि लड़की होने के अनुसार वो अपना गेम चुन रहा है या फिर प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। कोई भी अपने योग्यता और मनपसंद खेल को पसंद करना चाहिए, हाँ, ना कि लड़की होने के कारण या लड़का होने के कारण। बाकी आप व्याख्या पढ़िए। दिए गए कथन में तनुज द्वारा कही गई बात कि एक लड़की भाला नहीं फेंक सकती है, यह लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। देखिए, लैंगिक रूढ़िवादिता का सामान्य अर्थ है कि लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बराबर या समान अवसर प्रदान न किया जाए और मुख्य धारा से वंचित कर दिया जाए। लैंगिक समानता का अर्थ है लिंग के आधार पर भेदभाव न करके स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही समान अवसर और समान वितरण करते हुए मुख्य धारा में जोड़ा जाए। लैंगिक रूढ़िवादिता में प्राचीन रूढ़िवादित मानसिकता का प्रभाव होता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मानसिक और व्यवहारिक आदि स्तरों पर असमानता दर्शाई जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि लिंग के आधार पर मतलब स्त्री पुरुष देखकर उसको किसी भी काम में या किसी भी खेल प्रतियोगिता कहीं भी हिस्सा लेने के लिए अवसर नहीं देना है। ठीक है, लिंग के आधार पर अवसर देना ही नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन। ठीक है, अपसारी मतलब क्या होता है? फैलना। आप पढ़े होंगे एक बिंदु से निकल के सभी विभिन्न बिंदुओं पर जाएगा, एक बिंदु से निकल के, तो उसको क्या कहेंगे? अपसारी। अभिसारी एक ही बिंदु पर आकर मिलेगा। तो आप देखिए इसमें क्या बोल रहा है आंसर में। कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक सही समाधान पर स्थित है। तो ये क्या होगा? अभिसारी में एक ही बिंदु पर आकर मतलब एक सही समाधान को दर्शा रहा है, इसमें कई उत्तरों को दर्शा रहा है जो अपसारी है। चलिए आगे आप देख पाइएगा। अपसारी चिंतन कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है जबकि अभिसारी चिंतन एक ही समाधान पर स्थित होता है। जब किसी बच्चे को उत्तर देते हुए उनके विकल्प और विचार को अलग अलग दिशाओं में प्रसारित करने का अवसर दिया जाता है, अर्थात चिंतन के अनेक विकल्प उपलब्ध कराए जाते हैं, तो इसे अपसारी चिंतन कहते हैं, है ना। कई उपलब्ध रहेगा, विभिन्न दिशाओं में सोच पाएगा, तो उसको हम अपसारी चिंतन कहेंगे। जैसे कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन, ठीक है, या सांचे में बाहर निकलकर चिंतन करना। सांचे से बाहर निकलकर चिंतन करना किसी एक दिशा में एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर मनन या चिंतन करना अभिसारी चिंतन कहलाता है। इससे अधिक विकल्प का अभाव होता है। ठीक है, तो अभिसारी चिंतन किसको कहेंगे? जो एक ही दिशा में। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? समावेशी शिक्षा मतलब सबके लिए समान तरह का व्यवहार। ठीक है, तो कौन सही नहीं है इसको देखना है। बोल रहा है समावेशी शिक्षा का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत न हो। ठीक है, बाकी बोल रहा है समावेशी शिक्षा का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। तो सही है, समर्थन करना है। एक समावेशी कक्षा में भाषा शैली और अंतर को समायोजित करती है और सहयोग में बढ़ावा देती है। बिल्कुल। आगे निश्चित नहीं करना है, यही गलत है। पाठ्यचर्या निश्चित नहीं होना चाहिए।
मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी शिक्षा का केंद्र होता है। नहीं, केंद्रित नहीं करना है, निश्चित नहीं करना है, ठीक है। ये समावेशी शिक्षा का उदाहरण नहीं है। बाकी हम देख पाएंगे इसका व्याख्या। निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी शिक्षा का केंद्र होता है। यह कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है ऐसे शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। कोई किसी भी तरीके का बच्चा है, वो सबके आवश्यकताओं का पूर्ति करेगा, समान रूप से उसको सुविधा दिया जाएगा और उस आधार पर वो शिक्षा उसी क्लास में ग्रहण कर पाए। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षण प्रणाली है जिसमें प्रतिभाशाली, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम्य बालकों को एक समान शिक्षा दी जाती है। समावेशी शिक्षा में किसी भी प्रकार के भेदभाव को नकारा जाता है तथा यह ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, क्षमता, शारीरिक और आर्थिक स्थिति के अनुरूप शिक्षा प्रदान करती है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा अंधा है, कोई बच्चा अपाहिज है, तो उसको वो सुविधा देना है और उसी क्लास में बाकी बच्चों के साथ उसको पढ़ाना है। उसको अलग से ये नहीं कहना है कि तुम अंधे हो, ये हो। उसको समावेशी शिक्षा में बस यही होता है, उसको सुविधा देकर उसी क्लास में सब बच्चों के साथ पढ़ाना, ठीक है। आगे अभिकथन में देखेंगे, बोल रहा है कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। हाँ, सही बात है कि पहले से जो बात वो जानता है उसी के आधार पर ज्ञान का कोई आदमी निर्माण करेगा। पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थी को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलता है। हाँ, पहले से जो ज्ञान रहता है उसके आधार पर नए ज्ञानों को ग्रहण करने में काफ़ी मदद मिलता है। तो ये ऐसा लगता है कि उसी को ए का व्याख्या कर रहा है कि पहले से जानने के लिए क्या है, पहले से जानते हैं उसके आधार पर ज्ञान का निर्माण करना, पिछले ज्ञान के साथ जुड़ा। हाँ, ये व्याख्या कर रहा है इसी का। बोल रहा है यार दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या कर रहा है, आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। चलिए, तो आंसर ए सही था। आगे देखेंगे इसका व्याख्या क्या दिए हुए हैं। अभिकथन ए और कारण आर दोनों ही सही हैं। कारण आर ए का सही व्याख्या करता है। बच्चे पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभव के आधार पर स्वयं को नवीन तथ्यों एवं नए ज्ञान के साथ जोड़ते हैं। जैसे यदि किसी बच्चे को कुत्ते को देखकर यह बता दिया जाए कि यह पशु है, फिर उसे जेब्रा दिखाया जाए तो वह बताएगा कि यह सफ़ेद है और काली धारी वाला पशु है, क्योंकि पशु उसका पूर्व ज्ञान है। शिक्षार्थी पैटर्न ढूंढकर पिछले ज्ञान के साथ जोड़कर नए जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करके प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप किसी बच्चा को कुत्ता दिखाकर बोलिए कि उसका 4 पैर होता है, 2 कान, इस टाइप का बता दीजिए, भाव भाव करता है, तो उसको कुत्ता के बारे में पता है। तो मान लीजिए कि ये सफ़ेद कुत्ता दिखाएं और फिर काला कुत्ता दिखाइएगा, तो कहेगा कि अच्छा सेम उसी तरीके से भाव भाव कर रहा है, लेकिन वो सफ़ेद था और ये काला है। बिल्कुल उसी तरह से अगर कुत्ता को दिखाकर 4 पैर वाला बोलिएगा कि पशु है, तो फिर कोई और नया गाय दिखा दीजिएगा तो उसको भी वो बताएगा कि हाँ गाय है, ये दूध देती है, ये भी 4 पैर पर खड़ी है, पशु है, ठीक है। तो ये पूर्व ज्ञान से क्या करता है, बच्चा पूर्व ज्ञान से जोड़कर नए चीज़ों को सीखता है, ठीक है। आगे 5 नंबर में देखेंगे। 5 नंबर में बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, ठीक है। हाँ, सही है। बच्चों का विकास जो है क्या है, सार्वभौमिक है। और बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। दोनों ही हमको सही लग रहा है। ए सही है किंतु आर गलत है। क्यों भैया? बच्चों का विकास सार्वभौमिक नहीं है।
अच्छा, सार्वभौमिक नहीं है भैया, ठीक है। अलग अलग संस्कृति और अलग अलग अनुभव को प्राप्त करते हैं, बाकी ये सार्वभौमिक नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए इसका व्याख्या क्या दिए हुए है। बोल रहा है कि अभिकथन ये सही है किंतु कारण आर जो है गलत है। बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। संस्कृति, धर्म, भाषा और क्षेत्र, पर्यावरण, भौतिक एवं सांसारिक, विकासात्मक तथा अन्य कई कारकों द्वारा विभाजित की जाती है, जिसमें बालक अलग अलग तरीके से अपना बचपन जीता है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक नहीं है क्योंकि यह सभी बच्चों में समान रूप से नहीं होता है तथा सभी बच्चों में पूर्ण रूप से नहीं होता है। यह कई भौतिक एवं विकासात्मक कारकों पर निर्भर करता है। अच्छा, तब सब बच्चा में एक जैसा विकास नहीं हो सकता है, उसी को सार्वभौमिक बोले हैं। भौतिक और विकासात्मक कारक पर निर्भर करता है, ठीक है। बच्चे का विकास उसके भौतिक और विकासात्मक कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। अब देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? कौन लगातार कोशिश करेगा और बेहतर प्रदर्शन करेगा? असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण चाहिए, या फिर सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफल के लिए बाहरी आरोपण? ऐसा नहीं है, सफलता के लिए आंतरिक आरोपण चाहिए और असफल होने के लिए बाहरी आरोपण चाहिए, ऐसा नहीं है। सफल हो चाहे असफल हो, आंतरिक मामला ही तय करेगा। सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक नहीं, आंतरिक से तो और अच्छा बनता है इंसान। असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण नहीं, ऐसा नहीं है। असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक। आप अंतर मन में जो सोचिएगा उसी आधार पर आप सफल और असफल होइएगा। आपका मन तय करेगा कि आपको सफल होना है या आंतरिक चिंतन करना है, ये बताया जा रहा है इसके माध्यम से, ठीक है। बाकी हम व्याख्या में देखेंगे। अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार, मतलब अभिप्रेरणा मतलब किसी को मोटिवेशन अंदर से रहना चाहिए या बाहर से, तो बाहरी मोटिवेशन ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, आंतरिक मोटिवेशन ही तय करेगा सफलता और असफलता। अभिप्रेरणा के आरोपण के सिद्धांत के अनुसार सफलता और असफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण होने से निरंतर प्रयास और बेहतर प्रदर्शन की संभावना होती है। अभिप्रेरणा का आरोपण सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम द्वारा दिया गया था। यह सिद्धांत यह बताता है कि कोई व्यक्ति अपने पूर्व प्रयास से परिणाम के आधार पर व्यवहार का चयन कैसे करता है या उन व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन लाता है। अब आप देखिएगा कि कोई एग्ज़ाम दिए, उसमें सफल असफल, उसी आधार पर या तो आप आगे क्या करते हैं, उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, नहीं तो उसी परिणाम के आधार पर आप व्यवहार करने लगते हैं कि हाँ मेरा इतना यहाँ गलती हुआ, वहाँ गलती हुआ, उसी में सुधार लाते हैं। कुछ आदमी हार भी मान जाते हैं, तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा के कारण होगा, अंदर से टूट जाना, है ना। कई सारे विद्यार्थी अंदर से टूट जाते हैं। 7 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा का एक मुख्य सिद्धांत क्या है? सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होता है। आगे बोल रहा है छात्रों, प्रगतिशील शिक्षा का बात करना मतलब शिक्षा में उच्च स्तर कैसे प्राप्त किया जा सके। छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षा सबसे अच्छा तरीका है। छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षा सबसे अच्छा तरीका है। नहीं, मानकीकृत नहीं, अंक निर्धारित परीक्षा नहीं लेना है छात्र, और उसको अंक से जज भी नहीं करना है। छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता होना चाहिए, नहीं सक्रिय प्राप्त करता होना है। निष्क्रिय रहिएगा तो कैसे कोई चीज़ सीख पाइएगा, एक्टिव रहना है ना। पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारण और सार्वभौमिक होना चाहिए, नहीं
सार्वभौमिक, अभी तो बातचीत हुआ है सार्वभौमिक पर, सार्वभौमिक नहीं हो सकता है, सब एक ही आधार पर नहीं सीख सकता है कोई चीज़। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, बिल्कुल प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए इसका व्याख्या बोल रहा है, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। यह प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के जनक जॉन डीवी हैं। कौन है? जॉन डीवी। और ये अभिप्रेरणा वाला कौन थे? विक्टर ब्रूम। और ये है जॉन डीवी, प्रगतिशील शिक्षा को लेकर बात की है। ये ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षा का उद्देश्य ऐसे वातावरण तैयार करता है जिससे प्रत्येक बालक को सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास के पर्याप्त अवसर मिले। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को ऐसे कार्य दिए जाएं जिससे उनके स्फूर्ति, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और मौलिकता का विकास हो सके। चलिए, ये था प्रगतिशील शिक्षा, जिसमें मानसिक, शारीरिक और क्या कहता है, आत्मनिर्भरता, मौलिकता, इस सब में परिवर्तन बच्चे में देखने को मिले। ऐसा शिक्षा प्रदान करना है, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा शिक्षा नहीं मिलता है। चलिए आगे, यहाँ एक ही तरह का शिक्षा मिलता है, कंपटीशन वाला शिक्षा, एक दूसरे से कंपटीशन करना है। विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? संज्ञानात्मक विकास में। अब देखिए, संज्ञानात्मक विकास क्या है? सामाजिक विकास में नहीं, नैतिक विकास नहीं, गतिक विकास नहीं, संज्ञानात्मक विकास में होगा। विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान। किसी चीज़ पर तर्क करेंगे, चिंता करेंगे और समस्याओं को समाधान करेंगे, जब संज्ञानात्मक विकास होगा। अब देखिए, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आने वाली प्रमुख पहलू तर्क, चिंतन, समस्या समाधान आदि है। संज्ञानात्मक विकास मानव वृद्धि की प्राकृतिक व्यवहार एवं उसके विकास से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा प्रतिपादन जीन पियाजे द्वारा किया गया था। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में अवस्थाओं का प्रतिपादन किए हैं, जो निम्नलिखित हैं, जैसे कि सांवेगिक प्रेषीय अवस्था, यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। हर स्टेज में बच्चा हर तरीके से चीज़ों को सोच पाता है, चिंतन कर पाता है उस पर, यही वो सारा स्टेज दिया हुआ है। सांवेगिक प्रेषीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त, अमूर्त। ये मूर्त से अमूर्त चीज़ों की तरफ इंसान चिंता कर पाता है। आगे, लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्व नियमन के लिए महत्वपूर्ण है निजी वाक। अब देखिए क्या है निजी वाक में? असंतुलन, संगठन, अनुकूलन नहीं, निजी वाक। अब देखिए, बच्चों द्वारा अपनी समस्या के समाधान के लिए यह वाक्य और भाषा एक पकड़ बनाने के लिए स्वयं से बात करना ही निजी वाक कहलाता है। हाँ, बच्चा आपस में ही बात करते रहता है, देखते हैं ना, खिलौना से ही बात करेगा, ये तो तुम्हारा है, मेरा कोई नहीं रहेगा सामने, वो अकेले खुश रहता है, बतियाते रहता है। बच्चे आत्म मार्गदर्शन और आत्मनिर्देशन के लिए निजी वाक का उपयोग करते हैं तथा आंतरिक वाक या निजी वाक बच्चों में स्वनियमन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेव वाइगोत्स्की ने 3 प्रकार के वाक बताएं: सामाजिक वाक, निजी वाक, मुक्त वाक। ये 3 लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के भाग हैं। ठीक है, जिसमें वो बताए हैं सामाजिक वाक, निजी वाक और मुक्त वाक। ठीक है, जिसमें बच्चे जो है प्रस्तावित बच्चों को स्वनियमन करने पर महत्व दिए हैं निजी वाक करके, मतलब खुद से बात करके। इसमें क्या होगा? खुद से बात करने पर बच्चे द्वारा समस्या समाधान, वाक और भाषा पर पकड़ बनाने के लिए वो स्वयं से बातचीत करता है, जिसको हम निजी वाक कहते हैं। आगे 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर में है, देखिए 10 नंबर में है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में
बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। ए और आर दोनों सत्य है। बिल्कुल नैतिक विकास जो है वो क्या है, क्रमिक रूप से होगा, है ना। आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। ये भी सही है कि विकास के सिद्धांत परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने इस समझ को पहुंचाते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। बिल्कुल आगे परिणाम के आधार पर ही उनको पता चलता है सब। अभिकथन ए और आर दोनों ही सही है और कारण आर जो है ए का सही व्याख्या कर। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास क्रमिक रूप से, कोहलबर्ग साहब नैतिक विकास के सिद्धांत पर बल दिए हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए नैतिक विकास के क्रमिक रूप से चरणों में होता है, इसलिए बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि बच्चों में नैतिकता और नैतिक तर्क कैसे विकसित होते हैं। नैतिकता और नैतिक तर्क विकास जो है कैसे होते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग सही और गलत के बीच अंतर विकसित करते हैं और दोनों के बीच तर्क में संलग्न होते हैं, ठीक है। चलिए आगे है हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसकी से संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। आगे बोल रहा है संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने का कौशल। ये है संगीतमय प्रदर्शन और रचना करने का कौशल, ठीक है। क्या बोला गया था, सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं से मेल का प्रतिनिधित्व करता है, संगीतमय और प्रदर्शन का रचना करने का कौशल। आगे देखिए व्याख्या में हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत जो है ना, उसके अंतर्गत संगीत मयता मूलतः प्रदर्शन या रचना करने के कौशल से संबंधित है। हावर्ड गार्डनर 1983 में बहुबुद्धि के सिद्धांत 83 में दिए हैं। बहुबुद्धि के सिद्धांत दिया था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति में किसी प्रकार की बुद्धि अधिक है या कम है तथा बुद्धि की गुणवत्ता कैसी है इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की थी। ये 8 प्रकार की बुद्धि है। शारीरिक या गति संबंधित बुद्धि, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, भाषागत बुद्धि, गणितीय बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, गणित बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि। ये इतना सारा बुद्धि है। या आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है, ठीक है। तो नहीं, निगेटिव ढूंढना है। अधिगम शिक्षा, ठीक है, पूर्व ज्ञान पर निर्भर, हाँ ये पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है कि आप पहले से क्या जान रहे हैं। अधिगम कोई चीज़ सीखने के लिए। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीमा के पुनर्गठन से है, बिल्कुल पूर्व ज्ञान से संबंधित है। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है, बिल्कुल होता है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पादन। एक क्यों लगाया भैया, और प्रक्रिया है नहीं है नहीं। आगे अधिगम के बारे में दिए गए कथनों के अधिगम एक प्रक्रिया नहीं है, यह एक उत्पादन है। नए ज्ञान को ग्रहण करना तथा विभिन्न प्रकार के एकत्रित ज्ञान, व्यवहार कौशलों, मूल्यों तथा जानकारियों के संसाधित कारण अधिगम या सीखना कहलाता है। अधिगम केवल ज्ञान का एक संग्रह न होकर एक प्रक्रिया है। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीमा के पुनर्गठन से है। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है, ठीक है। चलिए 13 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। तो आप समस्या समाधान कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे हम सिखा सकते हैं किसी को कि कैसे किया जा सकता है। देखिए समस्या समाधान जो है विभिन्न चीज़ों पर सोचना चाहिए तभी होगा।
अपसारी चिंतन होना चाहिए, ना कि अभिसारी। अभिसारी एक ही तरफ हम सोच रहे हैं केंद्रित होकर, और अपसारी समस्या समाधान करना है तो कई तरीके से सोचेंगे एक चीज़ को। इस एक समस्या को समाधान करने का कई तरीका हो सकता है, उसको हम अपसारी चिंतन कहते हैं। अपसारी चिंतन समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। यह किसी समस्या को विभिन्न कारकों को समझते हुए समाधान तक पहुंचाने की विस्तृत संकल्पना है, जो बहुविमीय प्रक्रिया भी है। अपसारी चिंतन को थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स भी कहा जाता है। अच्छा, अपसारी चिंतन को थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स भी कहा जाता है। बिना तर्क के सक्रिय रहते हुए समस्या के समाधानों का अनुसरण करना निष्क्रिय अनुसरण कहलाता है ना। बिना तर्क के आप अगर एक्टिव होकर समस्या का समाधान कीजिएगा तो इसको हम निष्क्रिय अनुसरण कहते हैं, है ना। चलिए, बाकी तर्क के आधार पर सक्रिय रहना है। आगे कोहल वर्ग की बात करेंगे। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी भी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। पहले स्तर के दूसरे चरण में, तो देखिए पहले स्तर के दूसरे चरण के बच्चे कैसे हैं। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से पहले स्तर के दूसरे चरण के बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी भी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को के अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। उन्होंने अपने संपूर्ण नैतिक विकास को 6 अवस्थाओं में विभाजित किया और उन्हें सार्वभौमिक माना। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के 3 प्रमुख स्तर है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ये है 3, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। चलिए 15 नंबर में देखेंगे, वंचित वर्गों से संबंधित भी विद्यार्थियों के समावेशी के लिए क्या है। वंचित वर्गों बोल रहा है। आगे विभिन्न परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना। बिल्कुल क्या है, जागरूकता फैलाना है और संवेदनशील करना है, मोटिवेट करना है वंचित वर्गों को समावेशन के लिए, एक धारा मिलाने के लिए कि सब पढ़े, सब ऊंचाई की तरफ जाए। इसके लिए उसको जागरूकता फैलाना पड़ेगा और संवेदनशील करना पड़ेगा, मोटिवेशन देना पड़ेगा। पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणिक और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणिक और प्रोत्साहित करना चाहिए। ये तो गलत है भैया, पहचान आधारित क्यों। सामाजिक संबंधता के आधार पर कक्षा में अलगाव क्यों, एक साथ समावेशी करना है। समावेश में एक तरह एक ही क्लास में सबको रखना है। समान क्षमताओं के आधार पर, क्षमता फिर से मूल्यांकन की बात हो रहा है। समान क्षमता के आधार पर विद्यार्थियों को समूह विभाजित क्यों करना है, एक साथ रहने में क्या दिक्कत है। आगे 1 नंबर देखेंगे, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों को समावेशन के लिए विभिन्न परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशील को बढ़ावा देना आवश्यक है। ऐसे वर्ग के विद्यार्थी जो बहुत प्राचीन समय से समाज की मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं और जो आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक और मानसिक स्तर पर अन्य विद्यार्थियों से नीचे हैं, वंचित वर्ग के विद्यार्थी कहलाते हैं। ऐसे स्तर पर अन्य विद्यार्थियों के नीचे हैं, वंचित वर्ग के विद्यार्थी कहते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए शिक्षण व्यवस्था में तकनीकी, शारीरिक क्षमताएं, व्यवहार कुशलता, नैतिकता आदि बहुविमीय समावेशीकरण किया जाता है। ठीक है, बहुत दिशाओं में सोचकर उसको समावेशी करना है, उसमें क्लास में क्या करना है, शामिल करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। यह सामयिक और विशिष्ट होता है। सामयिक और विशिष्ट होता है, इसका व्याख्या पढ़ेंगे जिसमें हम देख पाएंगे, प्रभावी होने के लिए फीडबैक को स्पष्ट, उद्देश्यपूर्ण, सार्थक और छात्रों के पूर्व ज्ञान के अनुकूल होना चाहिए। तार्किक संबंध प्रदान करना चाहिए। सामयिकता और विशिष्टता एक उपयोगी प्रतिपुष्टि की प्रमुख विशेषता है। उपयोगी प्रतिपुष्टि की कुछ अन्य प्रमुख विशेषता है।
कार्य विशेषता, स्वनियमन, कम जटिल कार्य को लक्षित, समय प्रशंसा आदि। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। बोल रहा है कि समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में अंग हाथों से पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। हाँ, हाथों और पैरों की तुलना में अंग जो है तेजी से डेवलप होता है, ऐसा समीपस्थ सिद्धांत कहता है। ठीक है, समीपस्थ सिद्धांत के बारे में जानिए। बोल रहा है समीपस्थ सिद्धांत के अनुसार शैशवावस्था में अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। समीपस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा सामाजिक अंतःक्रिया शिक्षार्थी के संज्ञानात्मक क्षमता के विकास में किस स्तर पर प्रमुख भूमिका निभाती है। एक शिक्षार्थी अकेले स्वयं क्या कर सकता है और किसी की मदद से क्या क्या कर सकता है, इसके बीच संबंध स्थापित किया गया है। चलिए आगे 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर में बोल रहा है अभिकथन विद्यार्थी पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। विद्यार्थियों को उनके सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना, सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाना। तो ऐसा लग रहा है कि उसी का व्याख्या ही कर रहा है। ठीक है, ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, दोनों ही सही हैं। आगे विद्यालय पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थी के ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सुगम बनता है। विद्यालय पाठ्यक्रम को सांस्कृतिक विविधता के अतिरिक्त बहुविमीय बनाने के लाभ निम्न हैं। बालक का नैतिक व चारित्रिक विकास करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, बालक के मानसिक शक्तियों का विकास करना, सभ्यता व संस्कृति का स्थानांतरण एवं विकास करना, बालक की रचनात्मक और सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो बहुविमीय बनाने के लाभ निम्न था। ठीक है, अलग अलग तरीके से सोचने का तरीका, जिसमें नैतिक और चरित्र विकास कर पाता है, सर्वांगीण विकास हो पाएगा, मानसिक शक्ति का विकास होगा, स्थानांतरण का विकास तथा विकास, और यहाँ पे बालक की रचनात्मक और सृजनात्मक शक्ति का विकास होगा। चलिए, तो ये था। आगे 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 19 नंबर में बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। तो एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। ठीक है, तुलना में, यहाँ बोल रहे हैं नहीं माना जाना चाहिए। रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाना चाहिए। एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक हो। ठीक है, छात्रों की तुलना करने में सहायक हो। आगे दिए गए कथनों में एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। कथन को रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। बच्चों के शैक्षणिक जीवन में मानदंड निर्धारित करना नकारात्मक कारक माना जाता है और बच्चों के मानसिक विकास की अवसर क्रिया में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है,
ये है आगे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाइयाँ। ठीक है, यहाँ देखेंगे ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई पठन और वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता है। पठन वैकल्य अधिगम के विकारों के एक प्रकार के रूप में जाना जाता है जो बोलने, पढ़ने, लिखने और शब्दों का उच्चारण करने की क्षमता को प्रभावित करता है। इसमें पठन कौशल जैसे अवतरण, पढ़ना, शब्द पहचानना, मौखिक पठन आदि शामिल है। इसमें छात्र पढ़ने में कठिनाई का सामना करते हैं जिससे वे शब्दों की सही वर्तनी उच्चारित नहीं कर पाते हैं और उन्हें सही ढंग से लिखने में भी असमर्थ होते हैं। साथ ही उन्हें अक्षरों और शब्दों की व्याख्या करने और समझने में समस्या होती है। उदाहरण के लिए छात्र 72 और 27 के बीच भ्रमित हो सकते हैं और वे स को वाज के रूप में भी पढ़ सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, जिसमें है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करते हैं? वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे, जब किसी छात्र से किसी भी टॉपिक पर उसकी व्यक्तिगत राय पूछी जाती है तो ऐसे प्रश्न से छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद होती है, क्योंकि ऐसे व्यक्तिगत प्रश्न पूछने से छात्र मानसिक रूप से तार्किक सोच विकसित करता है और उसे कुछ नया सोचने का अवसर मिलता है जिससे उसकी सोच विकसित होती है। आगे 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बाध्यता एक जैविक स्थिति है जबकि अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है। ठीक है, अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है। बाध्यता एक जैविक स्थिति है जबकि अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है। बाध्यता माता पिता से भी मिल सकती है और प्रकृति द्वारा जैविक रूप से भी मिल सकती है। अक्षमता कई प्रकार की हो सकती है, जैसे शारीरिक अक्षमता, मानसिक अक्षमता। अक्षमता की कुछ कारक मानसिक की चोट, क्षतिग्रस्त केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, आनुवंशिक कारक और जन्म पूर्व व प्रसवोत्तर समस्या आदि। आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे से पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। व्याख्या देखेंगे, भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे से पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। दोनों का स्वतंत्र रूप से अलग अस्तित्व है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। संज्ञानात्मक कारक का संबंध बौद्धिकता से और भावनात्मक कारक का संबंध मानसिक भावनाओं से माना गया है, जिसमें जीवन मूल्य भी शामिल है। संज्ञान में व्यक्ति की लक्ष्यों को पूरा करने की इच्छा शामिल होती है तथा भावनाएं मानव व्यवहार का तात्कालिक कारण होते हैं। चलिए, तो ये था 23 नंबर क्वेश्चन। आप देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित है? जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं तो प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास उत्तरोत्तर गति से होता है। ठोस उदाहरण प्रतिरूप
चार्ट्स, तकनीकी विवरण, कहानियों, वस्तुओं और छवियों या मॉडल के रूप में प्रदान किए जा सकते हैं। ऐसे ठोस उदाहरणों के द्वारा छात्र लगाव बढ़ा सकते हैं, अवधारणाओं को स्पष्ट कर सकते हैं, पूर्व शिक्षा से जुड़ सकते हैं और समझ एवं याददाश्त विकसित कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। हाँ, आंतरिक अभिप्रेरणा का सामान्य शब्दों में अर्थ है ऐसी अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। आंतरिक अभिप्रेरणा स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है कि हम व्यक्तिगत रुचियों को आगे बढ़ाएं और अपनी क्षमताओं को विकसित करें। जब हम आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं तो हमें प्रलोभन या दंड की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि गतिविधि स्वयं सकारात्मक, संतोषजनक और पुरस्कृत होता है। अगर आप अंदर से मोटिवेशन आपका है तो आपको दंड या लालच की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अंदर से ही उस गतिविधि को करने के लिए सकारात्मक और संतोषजनक और पुरस्कृत होते हैं। ठीक है। अब आगे 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से आलंबन के उदाहरण हैं? ठीक है। बोलकर सोचना, संकेत और इशारों, प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण, रटकर दोहराना। उदाहरण है ABCD। ये सब सीखने का क्या है? उदाहरण है। रटना सही तरीका नहीं है पढ़ने का या सीखने का। बोलकर सोचना, संकेत और इशारों में प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण, ये सब क्या है? सीखने का। आलंबन मतलब होता ही है सिखाना या सीखना। चलिए आगे देखेंगे। आलंबन के अंतर्गत बोलकर सोचना, संकेत, इशारे, प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण आदि आते हैं, जबकि रटकर दोहराना आलंबन का उदाहरण नहीं है। बालकों को अपने शिक्षक, मित्र, अपने किसी संबंधी या बच्चे के माता पिता द्वारा अंशकालिक प्रदान करने हो कि स्कैफोल्डिंग या आलंबन कहते हैं। इससे बच्चा किसी कार्य को सरलतापूर्वक कर पाता है। उदाहरण के लिए, बच्चा जब साइकिलिंग चलाना सीखता है तो इसके माता पिता, भाई बहन, कोई भी उसकी कुछ देर के लिए जो मदद करते हैं उसे ही स्कैफोल्डिंग या आलंबन कहते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं आलंबन का मतलब होता है मदद कर दीजिए कोई चीज़ सीखने में। विकास के क्रम में बच्चे 27 नंबर है। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास समीपस्थ दूराभिमुख है। देखिए, विकास के समीपस्थ दूराभिमुख क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। बच्चों का विकास एक निश्चित क्रम में होता है तथा बच्चों के विकास का क्रम समान से विशिष्ट की ओर होता है। प्रारंभ में शिशु लगभग 3 से 4 महीने की आयु में दोनों हाथ से एक खिलौना पकड़ सकते हैं, लेकिन अभ्यास और समय के बाद 1 वर्ष के शिशु प्रत्येक हाथ से छोटे खिलौने या रोटी का टुकड़ा पकड़ सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करता है? विकेंद्रीकरण। यह है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकेंद्रीकरण की क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच से पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। संज्ञानात्मक विकास
जात क्षमताओं और पर्यावरणीय प्रभाव के बीच परस्पर क्रिया से प्रारंभ होता है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे 4 अलग अलग चरणों के माध्यम से विकास करते हैं तथा प्रत्येक चरण अलग अलग संज्ञानात्मक क्षमताओं और सक्षम का प्रतिनिधित्व करता है। यह चरण है संवेदी गामक चरण। ठीक है, जो संवेदी गामक चरण होता है वो जन्म से 2 वर्ष तक रहता है, मतलब कि 2 वर्ष तक का बच्चा वो संवेदनाओं से एक्टिव रहेगा। प्री ऑपरेशनल चरण जो होता है 2 से 7 वर्ष और ठोस परिचालन चरण जो है 7 से 11 वर्ष। औपचारिक परिपक्वता 11 से उससे अधिक वर्ष के बाद औपचारिक परिपक्वता आने लगता है। देखेंगे ये 4 चरण था जीन पियाजे के द्वारा। 0 से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, 7 से 11, 11 से उससे अधिक परिपक्वता आने लगता है, मैच्योरिटी 11 वर्ष के बाद से। अच्छा, यहाँ रस्सी कूदने के समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरू कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की किस अवधारणा में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? पूर्व चलन अवस्था में। ये जो प्री ऑपरेशनल चरण है 2 से 7 वर्ष के बच्चा इस तरीके से मूर्त चीज़ों को दोषी ठहराएगा। वो निर्जीव चीज़ों में भी सजीव जैसा व्यवहार करेगा, बोलेगा रस्सी हराया है, रस्सी कैसे हरा सकता है उसको। आगे देखिए इसका व्याख्या। दिए गए कथन में अरू द्वारा यह कहना कि रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की पूर्व चलन अवधारणा का उदाहरण है। पूर्व चलन अवधारणा 2 से 7 वर्ष की आयु में होता है तथा प्रतीकात्मक विचार के लक्ष्य पर आधारित होती है। इस अवस्था में सोच तार्किक तर्क के अपेक्षा चीज़ें के प्रकट होने के तरीके से प्रभावित होती है। यहाँ देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन में दिया है, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। व्याख्या में देखेंगे, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की पुष्टि करते हैं कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। सामाजिक संरचनावादी विचार ज्ञान को सामाजिक निर्माण के रूप में मानता है और अधिगम एवं संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक पहलुओं को प्राथमिकता देता है। वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध परस्पर द्विविमीय है। तो ये था आपका CDP कंप्लीट हो गया है, जितना 2024 में जो भी प्रीवियस ईयर था। अब आगे इसमें देखिएगा तो प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है। ऐसे हम सारा जो 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था, जिसमें हम आपको बताए थे कि यहाँ पे देख लीजिए, इसमें हम बताए थे कि 3 प्रीवियस ईयर दिया हुआ है। 14 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था, 7 जुलाई, और सब 2024 में ही हुआ था। ठीक है, तीनों, तो तीनों का जो है प्रीवियस ईयर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर लगवा दिए सबका CDP, और अब सबका मैथ, फिर हिंदी का बना देंगे अलग प्रीवियस ईयर का तीनों का। ठीक है, उसके बाद अब आगे CDP जो बताएंगे ये प्रैक्टिस सेट से होगा। ठीक है, जो 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, तो लगातार हम सेट लिख के प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2 देकर और हम वीडियो छोड़ेंगे जिसमें CDP का पूरा रहेगा। देख लीजिए यहाँ पे है, इसमें सामने सॉल्यूशन नहीं दिए हुए हैं, इसमें पीछे सॉल्यूशन दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पढ़ेंगे, हम जल्दी थोड़ा सा पढ़ेंगे। आप लोग भी प्रयास कीजिएगा जल्द से जल्द इसको स्पीड में भगा के स्पीड करके और देख लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।